हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस पावर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं लास्ट 30 इयर्स ऑफ पीवाईक्यू, जिसमें आपको यूपीपीएससी सीएससी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और दोस्तों अदर स्टेट पीसी एग्जाम्स लाइक यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस और देखो दोस्तों एक सीएपीएफ का एग्जाम होता है और एक सीएडीएस का एग्जाम होता है और ये भी आपका दोस्तों यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। तो इसके भी क्वेश्चंस आपको लास्ट 30 इयर्स के देखने को मिलेंगे इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, थीम वाइज चैप्टर वाइज सारे कंप्लीट कराने वाला हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला। और देखो दोस्तों, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ आंसर मालूम थोड़ी ना करना होता है। पीवाईक्यू से आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप एग्जाम मोड के लिए तैयार हो जाओ। एग्जाम मोड मीन्स दैट मीन्स कि आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, इस पीवाईक्यू पैटर्न के ऊपर, तो आप उनको ना एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर पाओ, ठीक है, लॉजिकल ट्रिक से आप सोल्व कर पाओ। मैं इस तरीके से सारे सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। दैट मीन्स मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम टाइम में या फिर एग्जाम रूम के अंदर आप किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और देखो दोस्तों, मैं ऐसे ट्रिक्स नहीं बताने वाला जो एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है आपको लगाना, ठीक है। मैं ऐसे ट्रिक्स या फिर लॉजिकल एलिमिनेशन आपको बताने वाला हूँ जो आप एग्जाम टाइम पे लगा सकते हो ईजिली, ठीक है, और लगता है 110% दोस्तों, ठीक है। और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर एक और चीज़ की खासियत है। देखो क्या है, आपको हर क्वेश्चन के ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आपको माइंड मैप मिलेगा। अब माइंड मैप से क्या हेल्प होने वाली है, देखो एक तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप आंसर निकाल पाओगे आराम से। सेकंड दोस्तों, कि आपको सारे स्टेटमेंट के ना, ठीक है, ए टू जे, मतलब अगर 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना तो तीनों स्टेटमेंट के आपको आंसर मिलेंगे कि क्यों गलत है और कैसे सही होगा ये, ठीक है। तो वो आपकी मेहनत कम हो जाएगी और दोस्तों वैल्यू एडिशन भी आपका यहीं हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो इस माइंड मैप के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये माइंड मैप आपको याद करने में, ठीक है, क्वेश्चंस को याद रखने में, उसके आंसर्स को याद रखने में स्टेटमेंट वाइज वो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। दैट मीन्स कि आप इस माइंड मैप को एक बार पढ़ लोगे ना तो पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और भूलोगे भी नहीं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल मैं तो जितना बोलना चाह रहा हूँ, देखो दोस्तों पीवाईक्यू है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एक लाइन उसकी याद रहनी चाहिए। देखो किस तरीके से लाइन याद रहनी चाहिए वो मैं आपको भी बताऊंगा सॉल्यूशन के अंदर। मैं ऐसे रट्टाफिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि फैक्चुअल थिंग्स है ना वो आपको याद रहना चाहिए, जो आपका स्टैटिक का पोर्शन है, ठीक है। अब ये स्टैटिक का पोर्शन किस तरीके से याद रखना है ये भी बताने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। तो दोस्तों मैं बताने वाला भाई, इस सीरीज को तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। मेरे 1 मिनट के लेक्चर को भी इस सीरीज के अंदर आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट है ना वही बात बताने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। फालतू की चीज़ें मैं बताने वाला ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं फालतू की वीडियोस बनाऊँ, ठीक है, या फालतू के टाइम बर्बाद करूँ इन वीडियोस को बनाने में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेवेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं है कि मैं फालतू की वीडियोस बना के आपका भी समय बर्बाद करूँ और मैं अपना भी करूँ, ठीक है। मैं खुद बिजी रहता हूँ, तो मैं आपको सिर्फ वो प्रोवाइड करने वाला हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको माइंड में मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों देखो, आपने ये सीरीज कर ली ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब देखो मैं हर वीडियो के अंदर ये बात बताने वाला नहीं हूँ, आपको एक बार में ही ये बात अपने माइंड में रखनी होगी कि ये सीरीज मुझे करनी ही करनी है। जैसा आप खाना खाते हो उस तरीके से इसको भी आपको डेली खाना है। खाना मतलब इसे कंज्यूम करना है, इन वीडियोस को देखना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको बता रखा है लास्ट 2 वीडियोस के अंदर कि भाई आपको ये हार्ड कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी है, ना कि सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी क्या होता है, इसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको प्रैक्टिस करनी है, ना कि आपको कंप्यूटर में या फिर मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं कोचिंग सेंटर्स की, ठीक है, उनके उसमें सोल्व करने हैं। उसमें सोल्व करोगे तो भैया आप एग्जाम में आपको हार्ड कॉपी में सोल्व करना होता है, तो वो प्रैक्टिस आपकी डिफरेंट हो जाएगी। तो आपको अगर एग्जाम में प्रीलिम्स क्लियर करना है ना, प्री का एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेटमेंट को आपको रीड करना होगा अच्छे से और इसको समझना होगा, ठीक है। चलो अब सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री से कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ को और प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो अब हमारा पहला टॉपिक जो है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया है। तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। अब इसको क्वेश्चन नंबर 8 से कंप्लीट करेंगे और इसको यूपीएससी के सारे क्वेश्चन जो है ना अब ये आपको मैं इस चैप्टर से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, जो 1994 में लास्ट आया है, ठीक है।
इस चैप्टर से वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अदर एग्जामिनेशन में आएंगे जिसमें हम जितने भी स्टेट बेसिस एग्जाम में हैं उसे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, और CAPF और CDF के क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखो दोस्तों, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा इस PYQ के अंदर। और हमारी देखो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, उसे आप फॉलो कर लेना, जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवा रहा हूँ जो भी आपके मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज भी देखना। और लक्ष्मीकांत मैंने आपको याद कराई है इजी ट्रिक्स के साथ, पूरी लक्ष्मीकांत याद कराई है, तो उसकी सीरीज तो मस्ट वॉच करना दोस्तों, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। अब देखो दोस्तों, एक्टिव रिकॉल मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। अब एक बात बताओ, आपको सिर्फ ये याद थोड़ी ना रखना है कि भैया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कब करी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन इंडिया। भाई आपको जितने भी यूरोपियन पावर है, फ्रेंच है, डच है, इन सबकी फर्स्ट फैक्ट्री याद होनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था कि सबकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश, सबकी मतलब जितनी भी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई। तो आपको बस इस PDF के अंदर सर्च करना है फर्स्ट फैक्ट्री। तो जितने भी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई थी उनके सबके फर्स्ट फैक्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी तो हमें आंसर चाहिए कि इंग्लिश वालों ने कब करी। तो ये देखो, ये आ गया PDF हमारा। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारी इंग्लिश वालों ने फर्स्ट फैक्ट्री कब स्टेब्लिश करी और कहाँ करी। देखो, फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करी सूरत में। कब करी? 1613 में, ठीक है। किसने मतलब भाई अनुमति दी थी इनको, ठीक है, स्टेब्लिश करने की परमिशन किसने दी थी? तो उस टाइम था भैया मुगल एम्परर जहांगीर। तो इस PDF के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए सब मिल रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लिख रखा है मैंने कि भैया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया में कब फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करी। तो यहाँ पर इंडोनेशिया के भी मिल जाएगी भाई, एग्जाम है ये, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको CAPF CDS में भी और UPSC के CSC एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपको दे रखी है दोस्तों। तो भैया ये PDF तो अच्छे से पढ़ा करो आप। अब देखो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं कहाँ पर? अपने माइंड मैप पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो एम्परर कौन सा था? तो जहांगीर था। तो यहाँ पर भी आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो कि एम्परर कौन सा था? तो जहांगीर था। ईयर कौन सा था? तो 1613 था। प्लेस कौन सा था? तो सूरत था। तो आंसर क्या है? जहांगीर, ठीक है। तो हमने टिक मारा यहाँ पर जहांगीर। देखो दोस्तों, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, तो आप बताओ आप मास्टरी कर लोगे नहीं कर लोगे आप, ठीक है। प्रीलिम्स की मास्टरी हो जाएगी आपकी, प्रीलिम्स तो आराम से क्लियर कर लोगे अगर इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करे। अब पता नहीं कितने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसके अंदर, आपको पता भी नहीं होगा। हम हजारों क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस सीरीज के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखो आपको पावर PYQ दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाया ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसी के ऊपर था, देखा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका 2006 में आया है और क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर 2009 में आया है। दैट मीन्स कि अगर अब 2006 का क्वेश्चन अगर कैंडिडेट लगा के जाता तो 2009 में जो ये क्वेश्चन आया है ना इजिली कर लेता वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? इन द ईयर ऑफ 1613 where was the English East India Company given permission to set up a factory like trading post। तो फैक्ट्री कहां पर स्टेब्लिश करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट, वो भी ईयर भी दे दिया 1613 में। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया भाई सूरत में, ठीक है, सूरत में स्टेब्लिश किया था फर्स्ट फैक्ट्री। और देखो जहां पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करी थी वहीं पर फ्रेंच ने भी करी थी। और देखो ये क्वेश्चन भी ना UPSC ने पूछ रखा है प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो भी अभी आपको दिखेगा आगे, ठीक है। तो देखो भाई मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ये है पावर PYQ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन देखो दोस्तों अगर आपने ये पढ़ लिया कि 1613 में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्टेब्लिश करी थी, सूरत में करी थी, और 1613 में ये भी आपको पता होना चाहिए फिर तो कि भैया उस टाइम में मुगल एम्पायर कौन था। पूरी स्टोरी हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो जहांगीर था, जहांगीर ने ही परमिशन दी थी। तो भाई साहब कैसे नहीं कर सकते आप क्वेश्चन? UPSC आपको हिंट दे रहा है कि देखो भाई आपको ये पढ़ना है, फर्स्ट फैक्ट्री आपको पढ़नी है। फर्स्ट फैक्ट्री में किसी भी यूरोपियन कंट्री की पूछूंगा और उसके आसपास की चीजों से रिलेटेड जो है मैं उससे भी पूछ सकता हूँ। तो थीम आपको दे दिया UPSC ने कि ये थीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अब इस थीम को सही से आपको प्रिपेयर करना है। तो देखो दोस्तों मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा इन सब चीज को समझाने में, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ये है पावर ऑफ PYQ, ठीक है। और मैं इसी तरीके से सारी PYQ कंप्लीट कराऊंगा आपको कि इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन आए ना आप सारे कर लो इजिली, वो भी दो दोस्तों। अब देखो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 9 का ना आपको
माइंड मैप भी दिखाया था, देखो माइंड मैप कितनी हेल्प कर रहा है। इसने पूछा कि भैया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री 1613 में कौन सी थी, तो बेंगलोर में थी। अरे नहीं भाई, बेंगलोर में कहाँ से, बेंगलोर तो अब बनाया ही है ना, बेंगलोर तो पहले उस टाइम में नाम भी अलग था। मद्रास में थी, नहीं मद्रास में 1639 में हुई थी। देखो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन आपको यही मिल गया। आप ये नहीं पढ़ने वाले थे कि मद्रास में थी या नहीं, आप तो ये पढ़ रहे थे कि भाई मद्रास में थी या नहीं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि भैया आपको ये बताना चाहिए मद्रास में कब थी, कब बनी इनकी फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई वहां पर, तो 1639 में हुई। ठीक है, मछलीपट्टनम में भाई हुई थी, लेकिन ये लेटर फैक्ट्री उसके बाद हुई थी। ठीक है, मेन आंसर क्या है, सूरत में हुई थी और 1613 में हुई थी, ये है आपका आंसर। तो वैल्यू एडिशन भी आपको यही मिल गया और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी यहीं पर डेवलप्ड हो गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी ना मैं इसी तरीके से कराना चाह रहा हूँ आपको। कैसे, देखो क्रोनोलॉजी को देखो, क्रोनोलॉजी मतलब मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कि भाई सबसे पहले तो आप ये देखना चाहिए, देखो कि सबसे पहले इंडिया में कौन आया, तो पोर्चुगीज आए। फिर देखो कौन आया, है ना, फिर देखो कौन आया, मतलब पूरे जो 5-6 जो यूरोपियन पावर्स हैं, इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया में कब कब आए, मैंने आपको पूरे नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है भाई, हाईलाइट करके प्रोवाइड कर रखा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब देखो दोस्तों मैं एक आपको बताना चाहूंगा, लॉजिकल एलिमिनेशन लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, पूरा ढंग से लगेगा लॉजिकल एलिमिनेशन। एक बात बताओ भैया, इसने बोला इंडिया के इंडिपेंडेंस तक कोची जो था ना मॉडर्न वाला, वो डच कॉलोनी था। आपने कहीं पढ़ा, ऐसा कहीं था क्या कि भैया इंडिपेंडेंस टाइम पे भी डच के पास कोई कॉलोनी थी? भाई ब्रिटिश एम्पायर लास्ट में रहा है, वो ब्रिटिश रहे हमारे यहाँ, इंग्लिश वाले रहे, तो इंग्लिश की हो सकती है, लेकिन कोची की कहाँ से, मतलब डच की कहाँ से हो सकती है भैया, डच की तो नहीं हो सकती, तो मैं तो इस पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, सेकंड पढ़ो, डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। देखो ये चांस हो सकता है, ये चांस हो सकता है भैया, सबसे पहले पोर्चुगीज आए तो पोर्चुगीज के हाथ में हो सकता है कोची, बिल्कुल हो सकता है, हाँ इनके हाथ में होगा भी। ठीक है, फिर डच आए थे, फिर डच वालों ने पोर्चुगीज को हरा के ही फोर्ट विलियम बिल्ड करा होगा मॉडर्न कोची में, बिना हराए तो कर नहीं सकते। तो मुझे सेकंड वाला लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, चांसेस हैं इसके। थर्ड पे आओ, आपने ए जो है एलिमिनेट कर दिया है, अब आ जाओ थर्ड पे, द मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट आ डच कॉलोनी बिफोर पोर्चुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। अब एक बात बताओ कि भैया पहले डच आए थे या फिर पोर्चुगीज पहले आए थे, हैं? यही तो बात बताना चाह रहा हूँ मैं, क्रोनोलॉजी पे जाओ, पहले पोर्चुगीज आए ना, तो पोर्चुगीज के हाथ में होगा ना भाई, डच थोड़ी ना टुक ओवर कर लेगी, और पोर्चुगीज वाले थोड़ी टुक ओवर करेंगे डच वालों से, भाई पोर्चुगीज के पास होगी, डच वाले करेंगे टुक ओवर। तो बी और सी तो एक जैसा लग रहा है स्टेटमेंट, है ना, तो सी वाला आपका जाएगा क्रोनोलॉजी के हिसाब से, है ना। डी वाले पे आओ, यह लिखा हुआ है द मॉडर्न कोची नेवर। अब देखो दोस्तों, मैंने गोल्डन रूल्स की वीडियो में बताया था, मैंने आपको पीवाई सीरीज के अंदर कि गोल्डन रूल्स में मैंने बताया था भैया कि आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट को देखना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट के अंदर जो कीवर्ड है उसको हाईलाइट करो कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि द मॉडर्न कोची नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, वही ब्रिटिश की ना हो जिसने पूरे इंडिया को कंसोलिडेट कर लिया था, पूरे इंडिया पे राज करा है, इवन अफगानिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो एक छोटा सा जो सिटी है वो इनके हाथ में आया ही नहीं कभी, मॉडर्न कोची कभी आया ही नहीं ब्रिटिश वालों के हाथ में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसको मार दिया आपने एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करके आपको आंसर मिल गया बी। ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस बी के हैं करेक्ट होने के, है ना। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, और बी ही इसका राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब इसके अंदर देखो ये रहा आपका माइंड मैप। हिस्ट्री ऑफ कोची में हम पढ़ रहे हैं कि ऑप्शन है कि डच के पास 1947 तक रहा। सीक्वेंस देखो दोस्तों, पहले पोर्चुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, तो ये तो होगा ही नहीं। बी में देखो, डच डच बीट पोर्चुगीज एंड बिल्ड फोर्ट, यस ट्रू, डच कैप्चर्ड इट इन 1663, तो ये रहा वैल्यू एडिशन कि 1663 में करा था ऐसा काम। तो सी वाले में देखो, पहले तो भैया फर्स्ट ऑप्शन में था कि पहले फर्स्ट डच आए देन पोर्चुगीज, गलत भाई, सीक्वेंस है पहले पोर्चुगीज आए फिर डच आए फिर ब्रिटिश के हाथ में आया कोची। ठीक है, और ऑप्शन डी देखो, उसने बोला था नेवर ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के हाथ में आया ही नहीं। तो भैया मैं तो बताऊंगा भैया, ब्रिटिश ने तो भैया पूरी इंडिया को कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने तो प्रोक्टरेट कर लिया था पोस्ट को इन 1814 के अंदर ही कोची को, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली बी। ठीक है, तो ये आपको माइंड में इस तरीके से हेल्प भी करेंगे कि वैल्यू एडिशन भी कराएंगे आपको हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
और हैंड टू हैंड आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा एक्टिव रिकॉल के मेथड से, जो मैं करवाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। अब देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज है ना, उसमें नोट्स मैंने दे रखा है दोस्तों। मेरे जो पूरे नोट्स है ना वो पीवाईक्यू बेस्ड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक है। तो मुंगेर आपका बिहार में है और मुर्शिदाबाद आपका बंगाल वाले रीजन में होगा। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर में कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी भाई? अंग्रेजों से दूर होना चाह रहा था वो, ठीक है। अंग्रेजों का जो एक पपेट बैठ रहा था, ठीक है, उनके दीवान में, तो भैया वो चाहते थे कि भैया कि मैं इससे दूर हो जाऊं, है ना, दूर होकर मैं अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लूंगा, तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ संयंत्र रच सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा? अलीवर्दी खान तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो बहुत पहले की कहानी है, ये तो कब कब टपक गया था भाई, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सिराजुद्दौला को तो उन्होंने मार दिया था, ठीक है, सिराजुद्दौला को तो मार दिया था, ठीक है। मीर जाफर ने कंस्पिरेसी करी थी सिराजुद्दौला के खिलाफ और उसने साथ दिया था अंग्रेजों का, तो भी जो साथ देने वाला व्यक्ति है वो तो ये काम करेगा नहीं। बचा कौन बताओ? मीर कासिम। और मीर कासिम चालाक था थोड़ा, ठीक है, ये मीर जाफर ऐसा नहीं था, ये थोड़ा चालाक था, इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी पहले कि मैं अगर भैया इनसे अंग्रेजों से लड़ना चाहूंगा तो पहले मुझे अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ेगी, तभी मैं इनके खिलाफ कुछ कर सकता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अलीवर्दी खान, भैया ये प्री 1757 की बात हो रही है, ये कैपिटल थी मुर्शिदाबाद, है ना, उसके टाइम पे। अब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला तो भैया प्लासी में मर गया था, ठीक है। अब मीर जाफर, मीर जाफर तो ब्रिटिश का पपेट था, कैपिटल उस टाइम भी मुर्शिदाबाद ही थी। मीर कासिम ने शिफ्ट किया था मुंगेर में 1762 में, और मीर कासिम ही बैटल ऑफ बक्सर लड़ता है ना। चलो, तो यहां तक आपको रिवीजन हो गया, याद भी कर लिया आपने सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, थोड़ा फास्ट करेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा वरना तो पीवाई के सोल्व करने में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि कि जो बैटल है ना, बैटल ऑर्डर, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन सा सही है, जो कि लड़ाई लड़ी गई है 18वीं सेंचुरी में है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर ना आपको इतना पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है। तो मुझे पता है कि भैया इतनी फेमस लड़ाई है, तो सबको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, और बैटल ऑफ वॉन्डिवोस आपका हुआ 1760 में। मैं मान के चल रहा हूँ कि बैटल ऑफ एम्बोर नहीं पता आपको, एम्बोर कब हुआ, ठीक है। बट अगर इन तीनों का बताया आंसर, तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, एलिमिनेशन ट्रिक के या फिर एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से। कैसे? डी वाले ऑप्शन पे आओ, उसने बोला बैटल ऑफ एम्बर हुई, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। बैटल ऑफ बक्सर पहले थोड़ी ना हो गया, पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, तो गलत मारो। इसने बोला बैटल ऑफ वेंडिवर्स हुआ पहले, अरे भैया 60 पहले क्या था 57 से, इसे भी गलत मारो। अब इसने बोला बैटल ऑफ एम्बर हुआ, फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई है, फिर वेंडिवर्स हुआ है और बक्सर हुआ है, बिल्कुल सही। ए वाला देखो, उसने बोला बैटल ऑफ वेंडिवर्स हो गई पहले, अरे गलत भाई, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, अब इसके अंदर बोला है कि इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कि भैया पानीपत के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को। अरे भाई बिल्कुल ही गलत, ये सबने पढ़ा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ठीक है, 1761 में हुई थी, और इसमें थे भैया मराठा, ना कि इब्राहिम लोदी, ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली था अफगानिस्तान रूलर। तो ये तो गलत हो गया। अब इसने बोला सेकंड ऑप्शन में कि टिप्पू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। एक बात है दोस्तों, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी तो हुई थी, अगर टिप्पू सुल्तान थर्ड में ही मर गया तो फोर्थ किसने लड़ी? पढ़ा है क्या आपने कभी ऐसा? सेकंड गलत। अब देखो थर्ड वाले पाओ, इसने बोला कि मीर जाफर ने कंस्पिरेसी रची थी किसके साथ? इंग्लिश वालों के साथ, ठीक है, ताकि वो नवाब सिराजुद्दौला को हरा सके इन द बैटल ऑफ प्लासी। बिल्कुल बात सही, मैंने अभी आपको पढ़ाया अभी था। थर्ड तो बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट और सेकंड तो आपका गलत हो गया, थर्ड सही है। तो इसमें पूछा गया है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट मतलब सिर्फ आपके पास ओनली ऑप्शन बी है, ठीक है। माइंड मैप से भी आप इसको पढ़ते रहना, ठीक है, मैं आपको बार बार माइंड मैप पे लेके नहीं जाऊंगा। देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला 18वीं सेंचुरी वाली बैटल ये रही, ठीक है, यहाँ देखो क्रोनोलॉजी कितनी अच्छी तरह से दे रखी है यहाँ पर मैंने। अब यहाँ पर स्टेटमेंट पा जाओ कि थर्ड बैटल पानीपत भैया लोधी नहीं था, मराठास थे, ठीक है। टिप्पू सुल्तान थर्ड वॉर में मरा था, नहीं भैया नहीं, फोर्थ वॉर में मरा था 1799 में। मीर जाफर ने कन्फ्रेंस रखी थी तीसरा के साथ, बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। तो ये माइंड मैप भी देखते रहना, पीडीएफ में आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अभी देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, भैया ऑप्शन को भी ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को भी। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा गलत नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पूछा गया नॉट करेक्ट वाला मुझे ऑप्शन चूज करना है,
सही वाला ऑप्शन नहीं चूज करना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में, सुल्तान टिप्पू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन श्री क्या लिखा हुआ है, श्रृंगेरी टेम्पल, ठीक है, श्रृंगेरी टेम्पल। तो भाई मुझे नहीं पता दिया नहीं दिया मनी, लेकिन मनी तो इतनी छोटी सी बात है कि भैया राजा महाराजों को देना तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो मनी तो दे सकता है, ठीक है, चांसेस बनते हैं। अब देखो सी वाला सबने पढ़ा होता है कि सवाई जय सिंह ने एलुसिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को ट्रांसलेट किया था संस्कृत में, ठीक है, ये तो सबको बड़ा होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। अब हमें गलत वाला निकालना, सही वाला नहीं निकालना, तो सही वाला, तो ये तो सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने सेटअप किया था मॉडर्न फाउंड्रीज को टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर। भाई आपको पता होगा महाराजा रणजीत सिंह अपने टाइम पे पीक लेवल पे थे, मतलब अंग्रेजों को टक्कर दे रहे थे, ठीक है, इतनी तगड़ी इनकी आर्मी थी, इतनी इनकी वेल इक्विप्ड आर्मी थी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ इन्होंने करा होगा, ये मैन्युफैक्चर करन्स करे होंगे लाहौर के अंदर, और लाहौर में इनकी उनका शायद कैपिटल भी था, है ना। बट ऑप्शन ए में आओ, इसने बोला कि अली मर्दन खान ने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। अरे यार मैंने अली मर्दन खान तो कभी सुना ही नहीं, इसने सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इंट्रोड्यूस कर दी बंगाल के अंदर। मैं तो नहीं पढ़ा अली मर्दन खान को ऐसा कोई, ठीक है, और इसके चांस गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है। इसकी जगह कोई और बंदा हो सकता है, ठीक है, इसकी जगह कोई और बंदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अली मर्दन खान की जगह, चांस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो भैया ये तीनों के तीनों तो मुझे सही लग रहा है कि मनी तो दे सकते हैं भैया। और आपको पता भी है कि मैसूर एम्पायर जो था ना, मैसूर स्टेट जो था वो थोड़ा सेकुलर था, ठीक है, तो बिल्कुल दे सकता है भाई हिंदू हिंदू टेम्पल के लिए मनी। सी भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, बचा ए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 14 वाले में आपको यहाँ मैं आपको माइंड मैप में भी दिखाई दूँ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसमें पूछा नोट करेक्ट कौन सा है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट करेक्ट। तो यहाँ बोला अली मर्दन खान ने रेवेन्यू फार्मिंग को बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, गलत भाई, मुर्शिद कुली खान था वो, अली मर्दन खान थोड़ी नहीं था। और मैंने ये पढ़ाया भी है आपको मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर में, ठीक है, बाकी तीनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जहां पर अंग्रेजों ने की थी वहीं पे फ्रेंच वालों ने भी की थी, तो सूरत है उसका आंसर। बाकी तीन वाले पे भी आ जाओ, क्यों मैं आप बोल रहा हूं भैया, हम तो स्टेटमेंट सारे ही करेंगे पीवाईक्यू के अंदर, बाकी पे आ जाओ। देखो फ्रेंच की अर्लीस्ट फैक्ट्री कौन सी थी, तो भैया सूरत में थी, 1668 में स्टेब्लिश करी थी। सबसे लास्ट में यूरोपियन पावर भी यही आई थी इंडिया के अंदर। पुलिकट में किसकी थी, डच वालों की थी, ध्यान रखना। कोचीन में तो आपको पता ही पोर्चुगीज ने कही थी। कासिम बाजार में भैया इंग्लिश और डच दोनों की चल रही थी, तो इसका आंसर आ गया सूरत में। सूरत में इंग्लिश वालों की फर्स्ट फैक्ट्री भी है और किसकी, फ्रेंच वालों की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में ही है, ठीक है। अब विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ द यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर आ जाओ, देखो दोस्तों नॉट करेक्ट, ठीक है, तो हमें गलत वाला ही ऑप्शन चूज करना है। अब देखो पहले वाला ही आपको गलत दिख गया। देखो पोर्चुगीज ने कैप्चर किया गोवा को 1499 में। अरे भैया आते के साथ ही गोवा कैप्चर कर लिया क्या, नहीं नहीं नहीं, 1510 में किया था, याद है ना आपको, 1510 में किया था। तो ये तो हमारा आंसर आ गया ए, ठीक है। बाकी तीनों भी देख लेते हैं। इंग्लिश ने ओपन करी तेरी फर्स्ट फैक्ट्री साउथ इंडिया में, मछलीपट्टनम में। हाँ जी, अभी हमने पढ़ा था कि मछलीपट्टनम में साउथ में करी है, कि ठीक है, इंग्लिश वालों ने, तो ये तो सही है। ईस्टर्न इंडिया के अंदर इंग्लिश वालों ने कंपनी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली ओडिशा के अंदर, करी होगी भैया, उड़ीसा में करी होगी, ठीक है, 1633 में। डुप्लिक्स था, ठीक है, अंडर द डुप्लिक्स लीडरशिप फ्रेंच ने ऑक्यूपाइड कर लिया था मद्रास को 1746 में। कर्नाटिक वॉर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है कि डुप्लिक्स भैया जो गवर्नर था फ्रेंच का, बहुत ही मतलब समझ लो सक्सेसफुल गवर्नर रहा है ना। और इसी ने डिवाइड रूल की पॉलिसी मतलब इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बी और सी डी तीनों ही करेक्ट है और हमारा ए गलत है, क्योंकि वो भैया गोवा कैप्चर हुआ था 1510 में। ये आ जाओ माइंड मैप पे, फॉल्स क्यों है, क्योंकि कैप्चर किया था 1510 में। बाकी ये दोनों तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, अब इसने बोला पेयर्स बताओ करेक्टली मैच वाले। अब देखो मैंने आपको जितने भी एंग्लो वॉर्स है ना वो मैं पढ़ा चुका हूँ मैं, उसकी सेपरेट वीडियो है, ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आपको चैनल पे मिल जाएगी, देख लिया करो दोस्तों। मैंने याद करने के तरीके बता रखे उसके अंदर, निमोनिक्स बता रखे याद करने के, है ना, कॉन्जुगेशन बैकग्राउंड सब बता रखे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो वो आपकी गलती है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1767 से 1669 तक में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुई थी। अब भाई नहीं पता मैं कब हुई थी, मैं मान के चला नहीं, मुझे नहीं पता। अब दूसरे वाली बात है,
1790 से लेके 92 तक थर्ड मैसूर वॉर चली। ये तो देखो अभी हमने पीवाईक्यू करा था, उसके अंदर भी देखने को मिल गया था। ये रहा, ये हाँ देखो यहाँ, टिप्पू सुल्तान वाज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, जबकि नता था फोर्थ में मरा था, और फोर्थ हुआ था आपका 1799 में। ठीक है, तो भैया थर्ड वाला हुआ होगा 92 में, चलो मैं आगे चल रहा हूँ, सही है। अब देखो 1824 से 26 तक फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर चला, मुझे नहीं पता भाई चला नहीं चला। 1845-46 में सेकंड एंग्लो सिख वॉर चला, अब मुझे नहीं पता सेकंड चला फर्स्ट चला, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे हाँ, अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मुझे याद आ रहा है कि भैया बी वाला थोड़ा मुझे सही लग रहा है। और देखो दोस्तों, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ना सबको पता है कि 1775 में स्टार्ट हुई है। इतने अच्छा डेट है ये, 75, 75 वाला, 75 वाला डेट ये याद रहता है। तो भैया ए भी गलत है यहाँ पर। तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि भैया मैंने बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ाई करी, लेकिन मुझे ऊपर ऊपर से आंसर मिल गया है कि भैया करेक्टली वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, तो बी वाला दिखाई दे रहा है। अब मैं ऑप्शन पे आता हूँ कि मुझे ऑप्शन क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन में मिल रहे मुझे लाए है, ए में है 2 and 4, और बी में है 3 and 4, और सी में है 1 and 2, और डी में है 2 and 3। मतलब मैं एक एलिमिनेट कर लेता हूँ ना, तो मैं 50-50 पे आ जाऊंगा। और ऐसे वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल अटेम्प्ट करने चाहिए, जहाँ मैं 50-50 पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब आते हो यहाँ पर हम अपने आंसर पे कि ये देखो भैया, यहाँ जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है ना, गलत है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आपका 1775 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसलिए बोला नोट, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। 1719 में यस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, बिल्कुल बात सही है। 1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर हुआ था, ये भी बात सही है। 1845-46 में यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर गलती से लिख गया फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड था। ठीक है, तो नोट ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, हमारा कौन सा कि भैया 2 and 3। तो ऑप्शन में हम आ गए 2 and 3, आंसर हमारा ऑप्शन आ गया हमारा 2 and 3। ठीक है दोस्तों, तो 2 and 3 हम मारेंगे, 2 and 3 कहेंगे ये 40। तो मतलब अगर आपको पता होता है कि हाँ भाई फर्स्ट वाला गलत है, तो आप सी वाला एलिमिनेट कर लेते। ठीक है, अगर आपको 4 पता होता तो ये और ये भी एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, तो आपका आंसर मिल जाता डी वाला। ठीक है दोस्तों, मैं देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे कि इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने का, तो वो माइंड सेट डेवलप होगा आपका इसी तरीके से, इसी तरीके से माइंड सेट डेवलप होगा। जो आप ये सोचोगे कि यार चलो मुझे याद नहीं है कि कब कब कौन सी वॉर हुई थी, लेकिन जो मुझे याद है मैं पहले मैं उसको उस पर आता हूँ कि जैसे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर मुझे याद है। ठीक है, तो मैं इसको पहले साइड हटाता हूँ। मुझे याद है कि हाँ चलो फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर 1824 में था, ठीक है, इसको साइड हटाता हूँ। ये दोनों तो मुझे सही लग रहा है। अब मुझे एलिमिनेट मानना है इनमें। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में सोल्व करने हैं। ठीक है, मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर पे ले जाऊं, मेरा काम है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या आपको माइंड के अंदर थिंकिंग बनानी है, वो थिंक प्रोसेस को मैं डेवलप करना चाहता हूँ आपके माइंड का। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कांटेक्ट विथ आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर ऑफ 1765। अब देखो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा नहीं यूपीएससी में, मैं मान के चलो नहीं आएगा। लेकिन देखो इस क्वेश्चन ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन देखो क्या दी है कि भैया देखो आपको ये पढ़ने होंगे कि कौन कौन से ट्राइब्स फेमस थे। और देखो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन से ट्राइब्स थे जिन्होंने वॉर लड़ी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी में बताया ये थीम है और इस थीम से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और देखो दोस्तों यूपीएससी ने आपको यही बताया है कि ब्रिटिशर्स को दीवानी मिलती है इन द ईयर ऑफ 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, है ना। और जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी आपकी 1764 में। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब आंसर जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ज्यादा नहीं, गारो या खांसी में से हो सकता है कोई। ठीक है, कुकी भी हो सकता है, अभी टिपरा तो मैंने भी नाम नहीं सुना आज तक। ठीक है, इन तीनों में से कोई हो सकता है। हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। देखो यूपीएससी में अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा भैया कौन से ट्राइब्स थे जिसके अंदर कॉन्टेक्ट में आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी इस क्वेश्चन से मैं बता चुका हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो दीवानी राइट्स थी इनको 1765 में मिली, बैटल बक्सर हुई थी 1764 में। और दीवानी राइट्स कौन देगा, मुगल एम्पायर देगा। ठीक है, और मुगल एम्पायर से लिया था उन्होंने। ठीक है, वो तो मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई, अगर आपने नहीं पढ़ा ना भाई, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज नहीं देखी या फिर खुद से नहीं पढ़ी तो फिर नहीं होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। तो ट्राइब कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर 1765 दीवानी इज खासी। ठीक है, खासी ट्राइब्स थी
जो ब्रिटिश जो है ना कॉन्टेक्ट में आते हैं फॉर रोड टू असम, ठीक है, असम में जाने के लिए, तो वो थे आंसर आपका खासी, तो खासी वाले थे ये। तो अगर क्वेश्चन आ भी जाता होगा, अब आपको बताया खासी वाले थे। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 लॉजिकल ट्रिक से या फिर लॉजिकल एलिमिनेशन से आराम से सोल्व कर सकते हो उसे। देखो इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टेब्लिश एम्बेसीज एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस। अब देखो ये काम कौन कर सकता है, देखो पढ़ा लिखा ही तो कर सकता है, अपनी एम्बेसीज खोल सकता है बाहर, वो भी मॉडर्न लाइंस में, ना मॉडर्न चीजों को लेकर है, तो कोई पढ़ा लिखा कर सकता है। और आपको पता है हैदर अली तो अनपढ़ था, और हैदर अली ने तो स्टार्ट किया था भैया अपना मैसूर स्टेट को। तो ये तो ये अपने ज्यादा समय कहाँ लगाएगा, अपनी अपने टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है, अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग, अपनी एम्पर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में, अपने स्टेट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में, तो ये तो इस काम को नहीं करेगा, ठीक है। मीर कासिम को आपको पता है कि बंगाल में भाई अपने बंगाल में ये अपना काम करने में बिजी है, ठीक है, बंगाल में क्या कहते हैं, ये तो बना ही पपेट रूलर ही है, तो ये कैसे करेगा। शाह आलम सेकंड भी पता है आपको कि ये मुगल एम्परर था, लेकिन ये भी ब्रिटिश का पपेट ही था, तो ये तो कर ही नहीं सकता। यस, टिप्पू सुल्तान था पढ़ा लिखा, और जेकोबिन क्लब का मेंबर भी था, आपको पता भी होगा, और फ्रेंच वालों से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, जिसकी वजह से ये इसको फ्रेंच भी आती थी, ठीक है। और इसने मॉडर्न लाइन्स के ऑन द मॉडर्न लाइन्स इसने एम्बेसीज भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्टेब्लिश भी करी थी, ठीक है, टिप्पू सुल्तान ने। तो इसका आंसर होगा डी। अब देखो मैं इसमें माइंड मैप में दिखाता हूँ आपको कि रूलर वो एस्टेब्लिश एम्बेसीज अब्रोड, तो हैदर अली तो नहीं करेगा, फोकस तो मिलिट्री के ऊपर अपने, मीर कासिम बंगाल में था फोकस्ड, और शाह आलम सेकंड तो है मुगल पपेट एम्परर था। टिप्पू सुल्तान कौन था, तो इसने सेंड किए थे अपने मिशन को फ्रांस में और टर्की में, ठीक है। चलो अब देखो इतना इजी क्वेश्चन है ये मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। वास्को ड गामा किसको नहीं पता, पोर्चुगीज। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, स्पेन और पोर्चुगल में ही लड़ाई थी कि सबसे पहले कौन इंडिया की खोज करता है, तो ये बंदा चला गया था मेरे, इसने खोज करने के इंडिया की, और इसने खोज कर दी अमेरिका की, है ना, इसने खोज कर दी अमेरिका की, तो उसको न्यू वर्ल्ड बोलने लगा अमेरिका को, ठीक है। चलो तो ये दोनों आपको पता चल गया, तो अब आप ऑप्शन में आप 50-50 पे आ जाओगे। देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, कैप्टन कौन लगा देते हैं, ये ब्रिटिश से लगा देता, तो कैप्टन को कहाँ का होगा, ग्रेट ब्रिटेन का, बचा कौन सा, डी। तो ताजमहल कौन होगा, होलैंड से होगा, ठीक है। इस इतने आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन को, एलिमिनेशन से आप ऐसे कर सकते हो, मतलब थोड़ा लॉजिकल माइंड भी यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 ये भी मैच द फॉलोइंग है, 1 गोल सेकंड से मैच करो। अब देखो दोस्तों अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, देखो पीवाईक्यू किस तरीके से आपको काम आ रहे हैं, यहाँ देखो अभी हमने सारे बैटल के हमने यहाँ पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 17 में, ये आया 2004 में क्वेश्चन, लेकिन ये इंस्पायर्ड किससे हुआ क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हुआ है 1999 से, ठीक है। अब हमने पढ़ा है आपको, अभी अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर कब हुआ था, अभी पढ़ा है हमने 1824, ठीक है। 1775 में मैंने बताया था आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है, अभी पढ़ा हमने। 1838 में आपको बताया होगा वान वॉर हुई थी, फर्स्ट एंग्लो वॉर 1838 में। अब बचा कौन सा, 1780 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, सेकंड वाली एंग्लो मैसूर, थर्ड वाली नहीं, थर्ड वाली तो 92 में हुई है, ठीक है, 1792 में, और फोर्थ वाली हुई है 1799 में खत्म, है ना। चलो हो गया। अब वो अमंग द फॉलोइंग was the first European to initiate policy of taking part in the quarrels of the Indian princes with a view to acquire territories। अब बताओ कौन इस काम को कर रहा था, कौन सा यूरोपियन जो था मैम बंदा, जो मतलब जो इंडियन प्रिंसेस की लड़ाइयाँ थी ना, क्वेरल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस, उसके अंदर समझौता करके किसी एक व्यक्ति से, है ना, टेरिटरी एक्वायर करने की पॉलिसीज को अपनाया उसने, इनिशिएट किया। तो आपको सबको बताया दोस्तों कि ये कर्नाटिक वॉर के अंदर जो फेमस गवर्नर था फ्रेंच का, वो था आपका डुप्लिक्स, और इसी ने डिवाइड एंड रूल का स्टार्ट किया था। भैया डिवाइड कर दो पहले, तो इंडिपेंडेंस में लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई करवा दो, फिर एक का साथ लो, है ना, और रूल करने के लिए टेरिटरीज एक्वायर करो, ये था डुप्लिक्स। क्लाइव ने बिल्कुल करा था ये काम, क्लाइव ने भी करा था, लेकिन डुप्लिक्स से इंस्पायर्ड हो गए, ठीक है। तो इसकी मास्टरी तो ये क्लाइव ने करी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, ठीक है, लेकिन डुप्लिक्स से इंस्पायर्ड हो गए। अभी अलीपुर कौन था भैया, ये पोर्चुगीज वाला था, ये तो बहुत पहले की बात है, लेकिन इसने करा नहीं, ये ट्रेड पे फोकस था, वॉर नेस्टिंग बहुत बाद में आया, तो सबसे पहले किसने किया था, तो क्लाइव ने, तो इसका आंसर आ गया डी, बी सॉरी क्लाइव।
अब इसने बोला है हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। अब देखो पायरेसी के लिए एक ही बंदा फेमस थे, एक ही बंदे बहुत ज्यादा फेमस थे जो अपने आप को बोलते थे भैया इंडियन ओशन के मास्टर ब्लास्टर है, वो है पोर्चुगीज। ठीक है, कार्ड सिस्टम आपको याद होगा इनका। ठीक है, तो ये पायरेसी वाले ये थे कौन, पोर्चुगीज। अब क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द पेयर्स करेक्टली मैच्ड। अब देखो दोस्तों 1995 में क्वेश्चन आया है, इतना इजी क्वेश्चन। और देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैंने आपको दिखा दिया, ये देखो ये देखो ये 21 17 12 क्वेश्चन रिपीट हो रहे नहीं हो रहे हैं, सारे मतलब सारे ऑप्शन रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन कुछ तो रिपीट हो रहे हैं ना। बैटल ऑफ वॉन्डिवोस तो रिपीट हुआ ना, और बैटल ऑफ वॉन्डिवोस आपको पता है फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई थी, तो करेक्टली मैच तो बी में बिल्कुल करेक्ट है ना। ये फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डिवोस में, कब हुआ था 1760 में। बक्सर में आपको पता है कि बक्सर में भैया मीर कासिम था, जाफर नहीं, कासिम तो जाफर तो पहले आ गया था 57 में ही, उन्होंने तो कंस्पिरेसी रची थी। ठीक है, तो ये था यहाँ पर आपका मीर कासिम, यही पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, और देखो बैटल ऑफ चिलियनवाला में डलोजी वर्सेस मराठा बोला है, देखते भैया चिलियनवाला में कौन था। तो वहाँ यहाँ देखो ये रहा आपका चिलियनवाला में डलोजी वर्सेस मराठा थे, नहीं गया था, ब्रिटिश वर्सेस सिख्स थे चिलियनवाला में। खुर्दा में निजाम वर्सेस एआईसी थी, गलत, नोट अ मेजर स्टैंडर्ड बैटल, कोई स्टैंडर्ड बैटल नहीं दी है। ठीक है, तो ये तो कोई स्टैंडर्ड बैटल नहीं थी, तो यहाँ पर आपका आ गया कि यह मराठा नहीं यहाँ सीख आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया दोस्तों क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड भी किया था ये। ठीक है, अपने नोट्स के अंदर बोला भी था कि ये पीवाईक्यू आ भी रखा है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है टू ट्रेड विद इंडिया कौन लेकर आया था, ठीक, किसने स्टार्ट किया था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो द फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, कौन सी थी जो जिसकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ठीक है, तो पोर्चुगीज वालों की तो पता है स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, फ्रेंच वालों की भी स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, बचे डच एंड डेनिस। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इस काम के अंदर कौन सबसे आगे थे, भैया डच वाले थे ना, डच वाले थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो ये रहा कि भैया डच वाले ने वीओसी को फॉर्म किया था इन 1602 में। ठीक है, आंसर इज डच। अब दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन थे ना इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अभी चैप्टर कौन सा था आपका, तो मैंने अभी आपको बताया था कि भैया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, चैप्टर बोलो या थीम बोलो, इसका हमने कंप्लीट कर लिया यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब तक 25 क्वेश्चन आए थे, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, विथ रिवीजन के साथ, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, और मैंने आपको सबको समझाया भी है दोस्तों। अब बचता है दोस्तों स्टेट बेसिस के क्वेश्चंस और आपके सीएपीएफ सीडीएस के। अब देखो क्वेश्चन कुछ रिपीटेड भी होते हैं, तो रिपीटेड वाले को मैं क्या करूंगा, उसको मतलब 1-2 मिनट के अंदर फास्ट तरीके से बताकर आपको आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे अभी आपको डिस्कस करने हैं और याद भी करने हैं दोस्तों आपको। ठीक है, तो याद तो मैं करवा ही रहा हूँ सीरीज में, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 26 से मिलेगा, और टोटल क्वेश्चन इसके अंदर 86 है। ठीक है, इस थीम से, और ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो लॉन्ग होगी और उसके अंदर हम ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ये कुछ वीडियोस हैं जिनमें मैं टाइम लगा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है दोस्तों, मैं आपके थिंक प्रोसेस को डेवलप करना चाहता हूँ। जब आपकी थिंक प्रोसेस डेवलप हो जाएगी फिर इन क्वेश्चंस को करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको करवाने में। ठीक है, फिर हम थोड़ा फास्ट करेंगे और हमारे ऐसे क्वेश्चन सारे हो भी जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।